friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि फ्रांस क्या है, फ्रांस का कैपिटल क्या है, रिवॉल्यूशन का मतलब देखा था, और किस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो फ्रेंच की पब्लिक थी वो 3 क्लासेस में डिवाइड की गई थी और किस तरह उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और तभी मैंने कल की क्लास में एक डेट भी मेंशन की थी जो था 14 जुलाई 1789, जिसका हेडिंग था स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। और मैंने आपसे कहा था इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इसकी डिटेल में आज आपको बताऊंगी। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल क्या था? एक फोर्ट था। किसका फोर्ट था? तो एक राजा का फोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे उस दौरान पे सिचुएशन ऐसी थी कि फ्रांस की जो पब्लिक थी वो राजा से, उनके रूल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो उनको ओवरकम करने के लिए सारी पब्लिक ने डिसाइड किया कि हम राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट करने के लिए वो सारी पब्लिक रोड पे आ गई और बेस्टाइल फोर्ट की तरफ बढ़ने लगी हमला करने के लिए। राजा को तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर राजा की चीजों को तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए वो आगे बढ़ने लगे। इस चीज की खबर हो गई राजा को, तो राजा ने क्या किया, अपने ट्रूप्स को एक ऑर्डर दिया कि तुम पेरिस में जाओ और वहां पे जाके तुम्हें हमला नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, बस लोगों को डराने के लिए। तो ये बात जब लोगों को पता चली तो लोगों को ऐसे लगा कि राजा ने अपने ट्रूप्स को उनपे हमला करने भेजा है, तो वो और ही अग्रेसिव हो गए और सीधा चले गए बेस्टाइल फोर्ट में। बेस्टाइल फोर्ट में एक इम्प्रिजनमेंट का एरिया था जहाँ पे राजा जो लोकल पब्लिक है उनको कैद करके रखते थे। तो ये लोगों ने क्या किया, वहां पे जाकर वो जो प्रिजन था उसको तोड़ दिया बहुत बुरी तरह से। प्रिजन के अंदर जो लोग जेल्ड थे, कैद थे, उन सारों को रिलीफ कर दिया। और लोगों को ये लगा था कि राजा ने सारी आर्म्स एंड इम्यूनिटीज जो है वो उसमें छुपा के रखी है। सो उसको निकालने के लिए उन्होंने ये बेस्टाइल फोर्ट पे हमला किया था। और साथ ही साथ जब वो तोड़ा, तो अभी इसमें एक चीज आपको आप बता लो, अगर जो लोकल पब्लिक है वो राजा पे तो डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम राजा की प्रॉपर्टी पे हमला करते हैं। सो उसी तरह से उन्होंने हमला करके पूरे बेस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर लिया था। उसके बाद डिस्ट्रॉय तो कर लिया, उसके बाद बेस्टाइल फोर्ट के जो रिमेन्स थे सब कुछ तहस नहस हो चुका था। फिर भी रिमेन्स थे, जैसे कुछ आयरन रॉड्स थे या कुछ कुछ चीजें थी, वो सारी चीजें वो मार्केट में एज ए सोवेनियर सेल करने लगे। राइट, एज ए सोवेनियर मतलब क्या होता है, एक मेमोरी के दौरान कि हमने राजा की ये सारी चीजें नष्ट की थी, तो एक मेमोरी के लिए या एक यादगिरी के लिए वो ये सारी चीजें मार्केट में सेल करने लगे। और इसका असर राजा पे बहुत ही बुरा पड़ा था। वो खुद बहुत ज्यादा नर्वस, डिप्रेस्ड हो गए थे और सोचने लगे कि अभी ये सारी चीजों को वो कैसे सुलझाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो है द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। अभी नाम से ही हमें पता चलता है कि सरवाइव करने के लिए, सर्वाइवल इज व्हाट, टू सर्वाइव करने के लिए हमें हमारी बेसिक नेसेसिटी एटलीस्ट पूरी हो, उतना तो होना चाहिए, राइट। पर अभी द सिचुएशन ऐसी थी कि 1715 में वहां की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, राइट। एंड देन सडनली 1789 में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 28 मिलियन तक। ठीक है, ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ था, राइट। तो इससे क्या हुआ कि अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे चीजों की डिमांड भी बढ़ती है। एटलीस्ट लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी होती है लाइवलीहुड के लिए, उसकी तो डिमांड बढ़ेगी ही। सो डिमांड तो बढ़ गई, पर साथ ही साथ में सप्लाई उतना नहीं बढ़ पाया। ठीक है, लोगों को जैसे कि फूड ग्रेन्स की कमी हो रही थी, पानी की कमी हो रही थी, और सिचुएशन बहुत ही मिजरेबल हो रही थी। क्यों? बिकॉज डिमांड और सप्लाई बोथ वर नॉट गोइंग ऑन द सेम पेस। ठीक है, और उसी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेपल डाइट होता है ना, अपना स्टेपल डाइट मतलब रेगुलर डाइट, जैसे इंडिया का स्टेपल डाइट इज रोटी सब्जी दाल चावल। ठीक है, तो जो स्टेपल डाइट होता है
उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गई। अभी प्राइस हाइक हो गई तो क्या हुआ, रिच और पुअर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो पुअर पीपल है, जो जैसे कि हम देखेंगे तो जो थर्ड स्टेट के थर्ड क्लास के पीपल थे, जो जिसमें पीजेंट्स थे या लो वेज वर्कर्स थे, वो सारे लोग थे, वो तो हाई प्राइस की चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जो रिच पीपल थे वो क्या कर रहे थे, पहले से ही फूड ग्रेन्स प्राइस और ना बढ़ जाए, इसीलिए पहले से ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स को स्टोर करने लगे थे। सो इस तरह से पैसों की भी कमी हो रही थी मार्केट में और फूड ग्रेन्स की भी कमी हो रही थी मार्केट में। सो बेसिकली द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच was getting widened। ठीक है, और ऊपर से उस समय पे ड्रॉट्स भी था, हेल भी था, तो चीजें हार्वेस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी। ड्रॉट मीन्स व्हाट, पानी की कमी, पानी की जहाँ कमी होती है तो लैंड फटने लगती है, सॉइल इज नॉट फर्टाइल, वाटर इज नॉट गेटिंग, पीपल आर नॉट गेटिंग वाटर ऑल्सो। सो हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्रॉप सो करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। सो दिस लेड टू दी सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब लोगों को अपने लाइवलीहुड की भी अपना गुजारा एकदम अच्छे से करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक चीजें है, वो भी पूरी नहीं मिल पाती है, राइट? The situation of their basic means is into endangered, so that is called subsistence crisis। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका जो है द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के बारे में कल हमने बेसिक तो पढ़ा था कि उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो टोटल 98% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स लॉयर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड ऑल द पीपल विद द गुड प्रोफेशन इंक्लूडिंग द लो वेज वर्कर्स एंड द फार्मर्स, राइट? सो अभी यहाँ पे हुआ ये था कि 18th सेंचुरी में ये लोग ने एक सोशल ग्रुप बनाया था, इसीलिए, और वो ग्रुप को मिडिल क्लास टर्म किया जाता था। ये ग्रुप ने किंग जो अपना रूल चलाते थे, या जो नाइट्स थे, या जो जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पीपल थे, जो लोग टैक्स नहीं भरते थे और टैक्स का सारा बर्डन थर्ड स्टेट पे आता था, इस चीज को इन लोग ने रिवोल्ट किया था। इस चीज के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और जिसके फिर आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और ही हुए थे। ठीक है, सो ये थर्ड स्टेट के पीपल ने मना कर दिया कि अब हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमें ये जो प्रिविलेज का सिस्टम है ये नहीं जम रहा है। सो ये सारे के खिलाफ जब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो फिर क्या हुआ, एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। उससे पहले हम पढ़ेंगे, मीटिंग से पहले हम पढ़ते हैं कॉलिंग ऑफ स्टेट जनरल। ठीक है, कॉलिंग ऑफ स्टेट जनरल। अभी जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जो ये रिवॉल्ट कर रहे थे लोग, इसके लिए किंग को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। अभी ये स्टेट जनरल की मीटिंग में हुआ ये कि किंग ने क्या किया, जो नोबल्स थे, उनकी जो नोबिलिटी थी, उनको जो प्रिविलेज दिया गया था, उसमें से कुछ प्रिविलेजेस ले लिए और नोबल्स को कुछ अमाउंट तक टैक्स भरने के लिए कहा गया। सो अभी आप ये सोचो कि इतने टाइम से अगर हमें कोई राइट दी गई है, हमें कोई अधिकार दिया गया है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और सडनली हमसे हमारा वो अधिकार छीन लिया जाता है, तो कितना बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। ठीक है, सो सेम चीज नोबल्स के साथ हो रही थी, उन्हें गुस्सा आ रहा था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने किंग के खिलाफ आवाज उठाई कि हम ये चीज नहीं करेंगे क्योंकि हम ये बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। ठीक है, बट देन द किंग सेड दैट इट इज द फाइनल डिसीजन और उन्हें ये करना ही पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज द पार्लियामेंट, द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द नोबल एंड ब्लॉक द किंग नॉर्म्स। मतलब जो किंग ने जो राइट्स दी हुई थी वो सारी ब्लॉक कर दी गई। ठीक है, ये सारा हुआ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आता है मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। अभी ये स्टेट जनरल की फिर से मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। ये टॉपिक और ये टॉपिक में क्या फर्क है? ये टॉपिक में जो था, इसमें हमने ये देखा कि जो नोबल्स थे, उनके जो अधिकार थे, उनके जो राइट्स थे, वो
50% डिडक्ट कर दिए गए थे। अभी यहाँ पे था मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, इसका मेन टॉपिक अगर हम देखें तो वो है टू वोट बाय हेड और बाय ऑर्डर। मतलब ये मीटिंग भले स्टेट जनरल की थी, पर इसमें सारे ही स्टेट के लोगों को इनवाइट किया गया था, लोकल पब्लिक जो थी सारों को ही इनवाइट किया गया था, और सारों को इकट्ठा करके ये बात हुई थी कि इस यहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए, चाहे वो वोटिंग बाय हेड होगी या बाय ऑर्डर होगी, पर जो डिसीजन होगा वो वोट से होगा और वो डिसीजन फाइनल होगा। ये कहना था थर्ड स्टेट पीपल का कि जैसे कि जो टैक्स का प्रिविलेज दिया गया है या और सारे जो प्रिविलेजेस फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंजॉय करते हैं वो नहीं होना चाहिए, एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, और वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन आता है वो सबको फॉलो करना है। पर अभी किंग को पता है कि थर्ड स्टेट के जो पीपल है वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है, और वही लोग हैं जो बार बार रिवॉल्ट कर रहे हैं, वही लोग हैं जो बार बार अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, और इनकी तो मेजोरिटी भी है, थर्ड स्टेट पीपल में तो 98% लोग है, 98% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, और बाकी जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट बचे 2% ही बचे, राइट। सो किंग को ये पता ही था कि जो भी डिसीजन आएगा बाय हुक और क्रुक वो थर्ड स्टेट के फेवर में ही आने वाला है। सो किंग ने ये वोटिंग के लिए ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने ये वोटिंग नहीं करने दी। ठीक। सो अब हम आगे देखेंगे कि उस एरा के फिलोसोफर्स कौन कौन थे। सो द टॉपिक इज फिलोसोफर्स ऑफ द एरा। ठीक है, हम यहाँ पे 3 फिलोसोफर्स, जो मेन 3 फिलोसोफर्स थे उस एरा के, उनकी बात करेंगे, जो है वोल्टायर, जीन जैक्स रोसिया और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, पहले हम देखते हैं वोल्टायर के बारे में। जो वोल्टायर थे ना वो लिबर्टी और इक्वालिटी में मानते थे। लिबर्टी और इक्वालिटी, अगेन वी नो व्हाट इज दिस। सो इन्होंने आवाज उठाई थी, ही वॉज अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ द मोनार्क। ठीक है, मतलब उन्होंने, मतलब किंग का जो रूल था, जो ये था कि किंग ही रूल करता है, देयर वाज नो डेमोक्रेसी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। उनका कहना यह था कि हर इंसान को इक्वल राइट्स, इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज जीन जैक्स रोसिया। इनका मानना ये था कि देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द पीपल। जो लोग होते हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसको कितना राइट्स दिया जाएगा, किसकी कौन सी राइट्स है, किसकी कौन सी ड्यूटीज है, और हर कोई खुश रहे, हर किसी को अपने अपनी लाइफ प्रॉपरली स्पेंड करने का मौका दिया जाए। देयर शुड बी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एंड द लास्ट इज मॉन्टेस्क्यू। जो मॉन्टेस्क्यू है ये बहुत ही ओपन माइंडेड थे, और इनका अगर हम टॉपिक देखें तो था द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ इंडिकेट्स दैट कि ये जो थे ना, इन्होंने जो आउट कंट्रीज थी, जो दूसरी कंट्री थी जैसे कि अमेरिका, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या वहाँ का जो रूलिंग सिस्टम था उसको फॉलो करने की बात रखी थी। जैसे कि बेसिकली अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ, इनका कहना यह था कि देयर शुड बी कंप्लीट डेमोक्रेसी, कंट्री कंप्लीट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो जानी चाहिए, एंड देयर शुड बी नो रूल ऑफ मोनार्क। ठीक है, और ये 3 जो फिलोसोफर्स थे, इन तीनों का जो आइडिया था ये लोगों तक पहुंचाया गया था न्यूज़पेपर द्वारा और बुक्स द्वारा, और उसी तरह से जो थर्ड स्टेट के पीपल थे वो यही सारी चीजें पढ़ के जागरूक हुआ करते थे। आई होप टिल हियर इट इज वेरी क्लियर। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू पिंग द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू so much for watching.